हेलो दोस्तों, आपका अपने ही चैनल द दृष्टि विजन में फिर से स्वागत करते हैं। और फिर हम लोग आए हैं नए वीडियो के साथ संस्कृत व्याकरण लेके। और यहाँ से हम लोग ये सारे चैप्टर को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संस्कृत व्याकरण, क्योंकि संस्कृत पढ़ने के लिए अगर आप संस्कृत का क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, संस्कृत में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं क्लास 10th में, तो आपको संस्कृत पढ़ना जरूरी है। और संस्कृत पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? संस्कृत व्याकरण चाहिए। और संस्कृत व्याकरण जब तक नहीं सीखेंगे, इसके बेसिक नॉलेज को नहीं जानेंगे, बेसिक रूल्स को नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग क्या संस्कृत का किताब को नहीं पढ़ पाएंगे। और संस्कृत के किताब को पढ़ने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता होती है? संस्कृत व्याकरण की। क्योंकि जब आप संस्कृत व्याकरण सीख जाएंगे तब आपको अनुवाद करने आ जाएगा। हिंदी से इंग्लिश में आपको अनुवाद, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने आपको क्या हो जाएगा? आ जाएगा। जब सेंटेंस को, जब वाक्य का आप आसानी पूर्वक से अनुवाद करना सीख जाइएगा, तब हम इससे अनुवाद की सहायता से पत्र लेखन, अनुच्छेद, ये सारे चीजों की नॉलेज आपको हो जाएगी। लेकिन ये सब चीजें कब होगी? जब आपको एक ग्रामर के बेसिक रूल्स के बारे में जानकारी होगा तब। तो एक एक करके चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग वर्ण। वर्ण क्या है? फिर उसके बाद जब वर्ण समाप्त होगा तो फिर हम लोग संधि के बारे में जानेंगे। संधि के बाद समास, समास के बाद उपसर्ग, उपसर्ग के बाद प्रत्यय, प्रत्यय के बाद कारक चिन्ह, कारक चिन्ह के बाद सुबंत प्रकरण, सुबंत प्रकरण के बाद तिदंत प्रकरण, और उसके बाद अव्यय प्रकरण। कुछ और भी चैप्टर आपको आगे क्लास में मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है? तो वर्ण समझ लीजिए वह सबसे छोटी शब्द है, ध्वनि है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकते हैं। वैसा ध्वनि जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण के परिभाषा से हमको यह चीज जानकारी हो गया कि वर्ण क्या है। जैसे में अगर कोई कहे क, अब इससे भी छोटी इकाई कोई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। अर्थात वैसा वर्ण जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। मुख्य रूप से आप देखेंगे कि वर्ण के दो भेद होते हैं। एक है जिसको हम लोग स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं, और दूसरे हैं जिसका नाम हम लोग व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्ण क्या है। तो वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण का परिभाषा आपको लिखवा देते हैं ताकि आप आसानी से क्या करेंगे? जान जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग व्याकरण का परिभाषा जानेंगे। व्याकरण क्या है? किसी भी भाषा का व्याकरण होता है, चाहे वो संस्कृत हो या हिंदी हो या फिर आपका इंग्लिश हो। जैसे वह शास्त्र जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाए उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण का 5 भागों में, व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से व्याकरण है? पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार, पांचवा है छंद विचार। ये 5 विचार को, 5 प्रकार के भागों को हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। मुख्य रूप से इसमें हम लोग को 3 ही को जानना है। वर्ण विचार को, शब्द विचार को, वाक्य विचार को, इन्हीं तीनों को जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वर्ण विचार के बारे में। क्या है वर्ण विचार के बारे में? वर्ण विचार क्या है या वर्ण क्या है? तो लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं
किया जा सके, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। या चूंकि डैश दे के लिखवाए हैं तो इसको यहीं पे रहने देंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे देख लेंगे, जैसे में आपका क्या हो जाएगा, क हलंत म कॉमा देकर हलंत द हलंत। भाषा की सबसे छोटी इकाई यही है, क्योंकि इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ये ऑलरेडी टूटा हुआ। सबसे सूक्ष्मतम जो है, सबसे सूक्ष्मतम ये क्या है, भाषा है। और यहां से ये हो गया क्या, आदि, ठीक है। अब जानेंगे कि वर्ण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्ण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में जी, 2। पहला का नाम क्या हुआ, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा का नाम क्या हुआ, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब इन दोनों वर्णों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीख लिए कि व्याकरण क्या है। तो वह शास्त्र जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। उसके बाद व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। 5 भागों में आपको वर्ण, इसमें वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। अब सबसे पहले हम लोग वर्ण की परिभाषा जाने। वर्ण को मुख्यतः कितने रूपों में बांटा गया है, 2 रूपों में। कौन कौन से, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण क्या है, तो भाषा की वह छोटी इकाई या वह सूक्ष्मतम कण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण जो है उसको अक्षर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे स्वर वर्ण की परिभाषा। स्वर वर्ण का परिभाषा क्या होता है, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं होता है, ठीक है। मतलब जिसका उच्चारण करते समय हमें किसी भी वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसीलिए लिखे, अर्थात इसे बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, बड़ी, छोटी ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, उसके बाद री, री, ए, ओ, औ। अब आपको एक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये टोटल कितने हुए। तो आपको यहाँ से देखिएगा कि ये आपको मिलेंगे कितने, 13। कितने मिलेंगे, 13। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कितना है, कितना है, 13। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वर वर्णों की संख्या। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि स्वर वर्णों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13। आ रहा है समझ में। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसको बोलने में या जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला जो है वह है आपको उच्चारण, क्या, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। और दूसरा जो है वह है किसका, समानता के आधार पर। किसके आधार पर, समानता के आधार पर। अब यहां से देखेंगे स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया, 2। स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, 2। एक उच्चारण के आधार पर और दूसरा समानता के आधार पे। अब उच्चारण के आधार पे वर्ण के कितने भेद होते हैं और समानता के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, इसको जान लेते हैं। तो आप इसको एक बार देखकर यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं उच्चारण। तो देखिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे, उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से, एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा लुप्त स्वर होता है। क्या होता है, लुप्त स्वर।
ये तीन स्वरों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है होना चाहिए कि ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और प्लुत स्वर। देखिए शब्द से भी कुछ पता चल रहा है। ह्रस्व के बाद क्या आ रहा है, दीर्घ है। दीर्घ मतलब आ रहा है कि इससे बड़ा, इसे क्या आ रहा है, बड़ा। माने ह्रस्व को बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ को बोलने में उससे दुगुना समय, आलुत स्वर को बोलने में उससे 3 गुना समय लगता है। तो ये चीजें हम लोग परिभाषा के माध्यम से जान लेते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, तो क्या हो जाएगा जी इसका परिभाषा, इसका परिभाषा हो जाएगा वह वर्ण या वह स्वर जिसका उच्चारण में, जिसके उच्चारण में कम समय लगे, कम समय लगे, उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा जी, जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे अ, ई, उ, ऐसे वर्ण जो होते हैं जिसको बोलने में आपको क्या होगी, काफी सहूलियत, बिना वर्ण। जैसे अ बोलने में समय लग रहा है, नहीं लग रहा है। उसके बाद ई तो बोलने में समय लग रहा है, नहीं लग रहा है। ऊ बोलने में समय लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब हम लोग चलेंगे दीर्घ स्वर के पास। किसके, दीर्घ स्वर के पास। तो दीर्घ स्वर में क्या हो जाएगा आपका, दीर्घ स्वर में हो जाएगा कि वह स्वर जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगे। कितना समय, 2 गुना समय लगे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। हाँ अच्छा, ह्रस्व स्वर का 2 गुना, ठीक है, का छूट गया, ये जोड़ लेंगे, क्योंकि वह स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का, यहाँ पे क्या छूटा हुआ है, का 2 गुना समय लगे, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा जी, जैसे में हो जाएगा आ, बड़ी, बड़ा, मतलब बोलते समय आप देखिए अ बोलते हैं अ, इसी को आ, 2 गुना समय, ई, उ, ए, ऐसे इसका उच्चारण होता है। ठीक है, और प्लुत स्वर के बारे में हम लोग देखेंगे आगे। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में क्या होता है जी, तो यहां पे लिखेंगे वह स्वर जिसका उच्चारण या जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के कै गुना समय लगे, ह्रस्व स्वर के 3 गुना समय लगे, 3 गुना समय लगे, उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए ये प्लुत स्वर का यहाँ पे लिख दे रहा है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। प्लुत स्वर का प्रयोग जो होता है ना, का प्रयोग यह 2 जगहों पे खासकर किया जाता है। कौन से कौन से, पहला हो गया आपका संबोधन, क्या हो गया, संबोधन, संबोधन, और दूसरा क्या हो गया, संगीत। हाँ, संगीत में भी प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, संबोधन में और प्लुत स्वर में। जैसे कैसे, तो बुलाते हैं ना अनिल, अनिल नाम है तो दूर से बुलाना, तो ए अनिलवा, रे मंगरुआ, तो ऐसे बोलते समय 3 गुना समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये जो है आपका, इसका ध्वनि जो होता है काफी उच्चतम होता है।
आप जब देखेंगे तो ह्रस्व स्वर का 3 गुना से भी अधिक समय लगता है बुलाने में। जैसे रे अनिल वा, 3 माध्यम में कल के, चाहे हे अनिल, चाहे हे देवी, चाहे हे महेश्वर या हे प्रभु, बोलते समय हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उच्चारण जो है वह तेज करते हैं, अपने भाषा को, लैंग्वेज को थोड़ा सा फास्ट बनाते हैं ताकि हम उसको आसानी से बोल सके। जैसे संगीत में है सारे ग म प ध नि सा, बोलते हैं सा रे गा, ऐसे दूर से आवाज जो है आपको सुनाई देता है, क्योंकि हम लोग जो लाउडली बोलते हैं। तो ये चीजें जो होती है आपको प्लुत स्वर में देखने को मिलता है कि यहां से जितने भी आपको वर्ड मिलेंगे वो सभी ह्रस्व स्वर का 3 गुना उच्चारण में लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग जान गए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या हुआ, तो वह स्वर जिसके उच्चारण में कम से कम समय का प्रयोग हो या कम से कम समय लगे उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ। उसके बाद दीर्घ स्वर, वह स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का कितना 2 गुना समय लगे, 2 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ। प्लुत स्वर, वह स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। यहां से हमारा स्वर वर्ण जो होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और फिर हम लोग जानेंगे अब लोग उच्चारण के आधार पर, चूंकि वर्ण के कितने भेद बताए थे, 2। उच्चारण कर रहे, वर्ण के कितने भेद बताए थे, 2। एक उच्चारण के आधार पर और दूसरा समानता के आधार पर। तब हम लोग चलेंगे समानता के अधिकार पे। ठीक है, तो पहले यहां से आप लोग देख के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ देखिए, समानता के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, एक होता है समान स्वर वर्ण और एक होता है असमान स्वर वर्ण। अब हम लोग सबसे पहले समान स्वर वर्ण की परिभाषा जान लेते हैं कि समान स्वर वर्ण की परिभाषा क्या होता है। तो यहां से हमारा हो जाएगा कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण एक ही जगह से, एक ही स्थान या जगह या स्थान लिख लीजिए, एक ही स्थान एक ही जगह से होता है। अर्थात दोनों को बोलते समय हम लोग एक के, मतलब जब मुंह खोलेंगे तो एक के जगह से आएगा, या तो ओठ से आएगा, या तो दंत से आएगा, या तो कंठ से आएगा। ये नहीं कि एक बोले तो कंठ से आया और एक बोले तो दंत से आया, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही जगह से आवाज आएगा। जैसे में आप देख लीजिए आ, इसी को थोड़ा सा मुंह खोल दिए, लेकिन आवाज आ रहा है कहां से, कंठे से। उसी तरह से क्या हो गया, ई, उसी तरह से ऊ। तो ये सभी के सभी आपका कौन सा वर्ण कहलाएगा, समान स्वर वर्ण कहलाएगा। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, असमान वर्ण के बारे में। असमान स्वर वर्ण के बारे में, ये क्या हो जाएगा, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण हाँ अलग स्थान से होता है। अर्थात एक स्थान से नहीं होता है, एक स्थान से, अलग अलग स्थान से हो, उसे क्या कहेंगे, असमान स्वर वर्ण कहेंगे। असमान स्वर वर्ण कहेंगे। कहते जैसे में क्या हो जाएगा, तो जैसे हो जाएगा अ, या इसके साथ कोई एगो ई, है समझ में,
आ बड़ी ई, कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बड़ी ई होगा। आप यहाँ पे कोई भी लेटर को ले सकते हैं जो इसके साथ जो है मैचुअल ना हो, मतलब वह सेम ना हो, बस अलग अलग होना चाहिए। क्योंकि परिभाषा कह रहा है, डिफिनीशन कह रहा है कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण हम लोग अलग अलग स्थान से करते हैं या अलग अलग स्थान से होते हो उसे असमान वर्ण कहते हैं। जैसे अ ई आ ई, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा ए उ, ते सब के सब जो है आपके अलग अलग स्थान से होते हैं। आ रहा है समझ में? एक परिभाषा मात्र छूटा हुआ है, उसको पूरा करा देते हैं, बाकी ये चीजें आपके क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। स्वर वर्ण हम लोग का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे क्या, व्यंजन वर्ण के पास। तो व्यंजन वर्ण चलने से पहले स्वर वर्ण आपका समाप्त हो गया। अब यहां से एक वर्णमाला का परिभाषा छूटा हुआ है, वर्णमाला, इसके बारे में आपको बता देते हैं। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के समूह को, वर्णों के, हाँ, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पानी तो है नहीं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, सॉरी, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला की संख्या कितने होते हैं? 50 होते हैं, याद रखिएगा। वर्णमाला की संख्या 50 होता है, आप ये चीजें याद रखेंगे, ठीक है। हमने स्वर वर्ण के बारे में पढ़ा, स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं आपको बता दिए थे, कितने होते हैं? स्वर वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 13। कितने होते हैं? 13। और 13 में कौन कौन से होते हैं ये भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। आपको ये चीजें याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम इसको चलते हैं डिलीट कर। हम लोग यहाँ से देखेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। चूंकि स्वर वर्ण आपका समाप्त हो गया, स्वर वर्ण में आपको परिभाषा बता दिए। स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? उच्चारण के आधार पर, और एक बताए थे किसके आधार पे? समानता के आधार पे। उच्चारण के आधार पे 3 भागों में बांटा गया, स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। और समानता के आधार पे समान स्वर वर्ण, असमान स्वर वर्ण। इसके परिभाषा को जाने। स्वर वर्णों की संख्या भी कितनी होती है? आपको 13 होती है, याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे व्यंजन वर्ण। जो वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, तो पहले भाग को हमने बढ़िया से पढ़ लिया जिसका नाम था स्वर वर्ण। अब दूसरे भाग को पढ़ेंगे जिसका नाम है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लिया जाता है। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लिया जाता है या किसी अन्य वर्ण की सहायता लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे में आपके क्या हो जाएंगे? तो जैसे हो जाएंगे आपके क। अब क में हमने स्वर वर्ण का क्या किया? सहारा लिया। जैसे इसको पढ़ेंगे तो हम लोग का हलंत प्लस अ क्या है? स्वर वर्ण है। अ क्या हो गया? स्वर वर्ण है। और क क्या हो गया? व्यंजन वर्ण है। तो क का उच्चारण करते समय किस वर्ण का उपयोग कर रहे हैं हम लोग? स्वर वर्ण का। किसका? स्वर वर्ण का, याद रखेंगे। अब व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। अब बात ये आती है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33 होते हैं। आपको ये चीज भी याद रखना है कि व्यंजन वर्णों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। व्यंजन वर्णों की संख्या बराबर कितने होगी? 33। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है।
व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में जी? 3 भागों में बांटा गया है। सब खत्म हो गया। कौन कौन से? तो पहला आपको हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। और दूसरा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। हाँ, अंतस्थ 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 व्यंजन। और तीसरा क्या हो जाएगा जी? तीसरा हो जाएगा आपका ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म व्यंजन। अब तीनों के बारे बारे से हम लोग जानेंगे। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन कितने भेद? 3 भेद। स्पर्श व्यंजन क्या है? तो क से लेके म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, आप लोग अपने से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? क से लेकर कहां तक? म तक। क से लेकर म तक के वर्ण को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। तो संख्या इसकी हो जाएगी आपको कितना? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। अब हम लोग जानेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा य, र, ल और व। इन वर्णों को हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ। चूंकि ये जो है य, र, ल, व आंतरिक अंदर से आ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या आते हैं? तो तलाबे स, फिर मूर्धन स, फिर दन स, फिर ह। इन वर्णों को हम लोग कहते हैं ऊष्म वर्ण। तो अंतस्थ व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 4। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 25। बस हम लोग को व्यंजन वर्ण में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, आगे की क्लास में जब आप जाएंगे, जब संस्कृत से आप ग्रेजुएशन करेंगे, तो उसमें तो आपको महारत ही हासिल करना है, तो उसमें और भी कक्षाएं इसके हो सकती है। लेकिन अभी तक आप 10th क्लास में इतना ही इसको जानेंगे। ठीक है, व्यंजन वर्ण के बारे में, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में हम क्या करते हैं? हरस्व स्वर का, सॉरी हरस कह रहे हैं, स्वर वर्ण का प्रयोग करते हैं, सहायता लेते हैं, वैसे वर्ण को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भागों में बांट दिए हैं? 3 भागों में। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। क से लेके म तक के वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण, सॉरी स्पर्श व्यंजन कहते हैं। य से लेकर व तक, य, र, ल, व तक को हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और स, श, ह को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे आपका व्यंजन वर्ण जो होता है वो क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे फिर आगे चलते हैं अगला चैप्टर, सॉरी आगे वाले वर्ड के पास। तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले किसको? संयुक्त वर्ण या संयुक्ताक्षर वर्ण। ये क्या है? संयुक्त मतलब होता है जुटना। संयुक्त मीन्स क्या होता है? जुटना। मतलब जो संयुक्त रूप से रहता है, जुड़ कर रहता है, उसी को हम लोग संयुक्त कहते हैं या संयुक्ताक्षर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जुड़ने की बात आई तो उसीलिए शब्द आया संयुक्ताक्षर या संयुक्त। अब जाहिर सी बात है कि जहां पे संयुक्त आएगा वहां जुड़ने की बात होगी, लेकिन अंत में एक वर्ड जुड़ा हुआ है जिसका नाम है वर्ण। खुद ही नाम है क्या? वर्ण। तो यहाँ पे किसकी जुड़ने की बात हो रही है? आदमियों की? वर्णों की। किसकी? वर्णों की। अर्थात इसका परिभाषा हो जाएगा वह व्यंजन वर्ण जो 2 वर्णों के मिलने से बनता है
उसे संयुक्ताक्षर वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर वर्ण कहते हैं। जैसे छ, एक क और स के मिलने से बनता है, किसके? क हलंत जोड़ स हलंत से क्या बनता है? छ बनता है। उसके बाद त्र, त जोड़ र, त हलंत जोड़ र हलंत से क्या बनता है? त्र बनता है। ज्ञ, अज्ञा जो है वो ज हलंत जोड़ इ हलंत से बनता है। हलंत मीन्स क्या होता है? आधा होता है। उसके आधे में हम लोग हलंत लगाते हैं। बोलने के लिए पूरा बोलेंगे, क्योंकि ध्वनि जो होती है वो पूरे निकलती है स्वर वर्ण को लेके, लेकिन लिखते समय स्वर वर्ण को छांट के लिखते हैं। आ रहा है समझ में? उसके बाद अज्ञा हो गया। स्र, स्र में क्या है? स जोड़ र, इसमें भी आपका क्या है? हलंत, सॉरी हलंत कह रहे हैं, इसमें भी आपको ये दोनों वर्णों के योग से क्या बना है? स्र बना है। तो यहाँ से दोनों का स्वर वर्ण गायब है हलंत रहने के कारण। तो आज के वीडियो हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर कल नेक्स्ट क्लास यहीं से शुरू होगा संयुक्ताक्षर वर्ण से, यहीं पे हम जानेंगे। तो आप सभी दोस्तों से ये निवेदन है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियो होंगे वह आपके लिए काफी लाभदायक होंगे। एग्जाम की दृष्टि से काफी अच्छा होगा। और जो भी बच्चे क्लास 10th की तैयारी करते हैं या 9th और 10th, इन दोनों बच्चों के लिए, इन दोनों क्लास के बच्चों के लिए काफी लाभदायक होगा। तो आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इसको लाइक कमेंट से भी भरें, ताकि हमको भी एक सपोर्ट मिल सके, हम भी जान सके कि बच्चे जो हैं वीडियो को देख रहे हैं और उनको अच्छी चीजें जब चाहिए तो आप इसको लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो हम इतना ही देर रहने देते हैं। कल फिर नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और आपको अगले वीडियो में ये चीजें जानने को मिलेगी। थैंक यू।